नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मैं सुजीत सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस मंच पर, जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैं स्पेशल जीके जीएस को देख रहा हूं, ब्रह्मानंद सर आपके क्या कहते हैं आईपीसी सेक्शन देख रहे हैं, मूल विधि को देख रहे हैं और रघुवीर सर करंट अफेयर को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जीत क्लासेस में मैं जीके जीएस स्पेशल सीरीज कवर करूंगा, जिसका ये आपका सेट नंबर 14वां है, जिसमें स्पेशल क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूरा अपना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, घड़ी में बज गया 1 और हम आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं सामने। देखिए दोस्तों, हमने लाइव प्रीमियर वीडियो शुरू किया है, तो स्पेशली आपके लिए शुरू किया है ताकि आप क्या कर सकें, हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। ठीक है, लाइव चैट कर सकें या जो भी आपके डाउट हो वो क्लियर कर सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेक्शन करिए। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करने वाले हो तो प्लीज़ स्किप करने से पहले प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक रीचेबल है। ठीक है, हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचा। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपके मन में डाउट हो, क्लियर हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, आप प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने छपवाया। देखिए, बात हो रही है क्वाइंस की। ठीक है, क्वाइंस पर उस समय के पुराने समय के राजा क्या करते थे, अपनी चीज़ों को, अपनी विरासत को दिखाने के लिए या अपना ग्लोरिफिकेशन करने के लिए सिक्कों पर अपनी प्रतिमा, कभी देवी की प्रतिमा, तो कभी किसी भी चीज़ की उसमें अंकित करवा दिया जाता था। ठीक है, तो स्पेशल है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने छपवाया, तो ये छपवाया मोहम्मद गोरी ने। जी, मोहम्मद गोरी। यद्यपि ये क्या था, ये मुसलमान शासक था, लेकिन फिर भी इसने देवी लक्ष्मी का जो पिक था वो अपने कॉइन पर मिंट करवाया था। ठीक है ना, तो चलिए याद रखिएगा कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने छपवाया, तो मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये सिक्का, ये लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कनिष्क के समय में, देखिए कनिष्क के समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलता है सिक्कों के लिए कि इनको माना जाता है कि यह भारत के किसी राजा द्वारा जारी किया गया प्रथम स्वर्ण सिक्का माना जाता है कनिष्क के द्वारा। ठीक है, मतलब कनिष्क एक ऐसे राजा थे जिनको माना जाता है कि ये लोग सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों को क्या किए थे, मतलब जारी किया था। क्लियर है। सर्वाधिक सोने के सिक्के, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के कब निकाले गए थे, तो गुप्त काल के समय निकाले गए थे सर्वाधिक सोने के सिक्के। क्लियर। बात करें कनिष्क इल्तुतमिश की बात करें, तो इल्तुतमिश के समय याद रखिएगा इन्होंने स्पेशल काम किया था कि जिस भी टकसाल से जो कॉइन मिंट होता था ना, जो बनता था जिस भी टकसाल से, उस टकसाल का नाम लिखवाना इन्होंने शुरू कर दिया था इल्तुतमिश साहब ने। ठीक है। शेरशाह सूरी ने क्या किया था, शेरशाह सूरी ने पहली बार रुपयों का सिक्का जारी किया था। जो हमारा रुपयों का सिक्का चलता है ना, वो रुपयों का सिक्का शेरशाह सूरी ने जारी किया था। मोहम्मद गोरी, देवी लक्ष्मी की आकृति, कनिष्क के समय में सब शुद्ध सोने के सिक्के या सबसे पहले स्वर्ण सिक्के माने जाते हैं कनिष्क के समय में। और इल्तुतमिश के समय में अगर माना जाए तो इल्तुतमिश के समय मैंने बताया कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवा देते थे ये, और शेरशाह सूरी रुपयों का सिक्का सबसे पहले डाला था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेलाटोनिन हार्मोन किस क्रिया में सहयोग करता है। देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन एक्चुअली है क्या, मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है आपके ब्रेन के सबसे छोटा एकदम चावल के बराबर है पीनियल ग्लैंड, वहां से रिलीज होता है मेलाटोनिन। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है आपका सोने व जगने में ये मदद करता है। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जब भी हमें नींद आती है ना, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण ही आती है। ठीक है, जैसे ही टाइम हो जाता है हमारा, वैसे मेलाटोनिन हार्मोन अपना हार्मोन सिक्रीट करने लगता है और वो बताता है कि आपके सोने का समय हो गया है या आपके जगने का समय हो गया है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं, इसको पीनियल ग्लैंड का ये हार्मोन है। पीनियल ग्लैंड को आपको तीसरा नेत्र भी बोला जाता है। क्लियर। तो याद रखिएगा सोने और उठने का जो साइकिल है ना, ये मेलाटोनिन हार्मोन कवर करता है। ठीक। बात करें अगर गुस्सा व प्यार का, ये कौन सा हार्मोन, मतलब कौन सा ग्लैंड इसको रिलीज करता है या कौन सा ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है, तो डाइएन्सेफेलॉन का थैलेमस ग्लैंड जो होता है वो गुस्सा व प्यार को देखरेख करता है। ठीक है, गुस्सा व प्यार जो होता है यह आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो देखता है गुस्सा व प्यार, जबकि ठंड और गर्म पहचानने में थैलेमस ग्लैंड मदद करता है। क्लियर है। चलिए
अगर बात करें एक एक करके इंडोक्राइन, देखिए ऊपर से अगर हम देख लें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और यहाँ पे छोटा सा दाना है जो पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। यही पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है ठंड व गर्म पहचानने के लिए। इसे हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है, गुस्सा व प्यार के लिए। जनन क्रिया के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए आपका फीमेल में ओवरी ग्लैंड दिया जाता है ये, और आपका मेल के लिए टेस्टिस होता है, ठीक है, जिसको टेस्टिकल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 198 कह रहा है कि मेंटॉक्स टेस्ट किस बीमारी के टेस्ट के हेतु उपयोगी है, यानी आप किस बीमारी को टेस्ट कराने के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। क्लियर? तो देखिए एड्स के टेस्ट के लिए हम एलिसा टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। टाइफाइड के लिए हम वाइडल टेस्ट कराते हैं और टीबी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी कभी आपको टीबी का सिम्टम्स दिखता है तो वो मेंटॉक्स टेस्ट जो होता है ये हम परफॉर्म करवाते हैं। इसमें एक्चुअली होता है क्या है, इसमें होता है कि एक सिरिंज से आप यहाँ क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक 20 mm का घेरा बना दिया जाता है, ठीक है, एक सर्किल बना दिया जाता है। अगर वो वहां पे क्या होता है, सूजन और लालिमा जो होता है ना, सूजन और लाल लाल इसे यहाँ स्किन हो जाता है, अगर वो 20 जो mm का घेरा बनाया गया होता है उससे वो बाहर चला जाता है और वहाँ सूज जाता है, सूजन हो जाती है, तो माना जाता है कि आप टीबी में पॉजिटिव हैं, यानी टीबी के बैक्टीरिया आपको हो चुके हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया के जन्य रोग हैं। क्लियर? एड्स में मैंने बता दिया एलिसा टेस्ट, टाइफाइड में मैंने बताया वाइडल टेस्ट होता है और टीबी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 199 कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा होती है। देखिए साउंड वेव्स की बात कर रहा है और इसकी स्पीड की बात कर रहा है कि ये किस मीडियम में सबसे ज्यादा होगा, ठोस में यानी सॉलिड में, तरल में यानी लिक्विड में, गैस में यानी गैस में, निर्वात में यानी वैक्यूम में। तो देखिए ध्वनि तरंग जो होती है ना, ये एक्चुअली दो तरीके की वेव होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे तो ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस। और इसका कारण क्या है कि वेव्स जो होता है ना, वो देखिए दो तरीके की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए या फिर इसके प्रोपेगेशन में किसी भी तरीके के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी माध्यम की जरूरत नहीं होती, जबकि मैकेनिकल वेव में माध्यम की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो ध्वनि तरंग जो होते हैं, साउंड वेव्स जो है, ये एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है और इसको मीडियम की आवश्यकता चाहिए। और मीडियम ठोस में कहाँ है, उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं ना, तो उसमें क्या है, मीडियम बहुत मिल जाता है, तो ये फटाफट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? ये जल्दी चला जाता है। तो जैसे और इसको अगर मीडियम दूर मिलेगा तो उतना ही क्या होगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। साउंड वेव हो गया, वाटर वेव, इन सब के, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग मीडियम चाहिए इसको, और मीडियम सबसे अच्छा कहाँ मिल जाएगा इसको, ठोस में यानी सॉलिड में। इसलिए क्या होता है कि सॉलिड में इसकी चाल बहुत तेज होती है, सबसे तेज, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में थोड़ी दूर पार्टिकल होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस थोड़ा उसमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये कम धीरे हो जाती है। गैस में और धीरे हो जाती है, जबकि निर्वात में क्या होता है, ये नहीं चल पाती, क्योंकि निर्वात में मीडियम नहीं होता और ये चल नहीं पाती। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह इन द सेंस पोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, जो ये शिप होते हैं ना, जहाज वहाज, पोर्ट की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये है आपका, प्राकृतिक पूछ रहा है तो प्राकृतिक में हो जाएगा मुंबई, ठीक है। अगर यही आपका क्या कहते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह हो गया नेचुरल पोर्ट, और जो आर्टिफिशियल पोर्ट होता है, अगर आर्टिफिशियल पूछता कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो ये इसका आंसर हो जाता चेन्नई। क्लियर है? देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, प्राकृतिक, तो वो है मुंबई। ये है आपका मुंबई का बंदरगाह। बंदरगाह हमेशा एकदम किनारे होते हैं, ठीक है, समुद्र के से लगे होते हैं। चेन्नई जो है ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। मुंबई जो है ये आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो गया। चेन्नई जो है वो आपका सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह हो गया। विशाखापट्टनम जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है। क्लियर है? सबसे गहरा पोर्ट है। कोच्चि जो है ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट प्रांगण है, इन द सेंस क्या है, शिपयार्ड यहाँ बहुत बड़ा है। ये जो कोचीन है ना, ये
यहाँ शिपयार्ड बहुत है, मतलब शिपयार्ड मतलब इन द सेंस यहाँ की मतलब एरिया बहुत बड़ा है। क्लियर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस साल किया गया? देखिए कह रहा है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, यानी जहां मुस्लिम की बाहुल्य क्षेत्र हो, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो, वहां से जो कैंडिडेट लड़ेगा ना, वो रिजर्व कर दिया गया कि मुस्लिम ही लड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली बार कब किया गया था? ये 1909 ईस्वी में किया गया था अंडर एक्ट मार्लेमेंटो रिफॉर्म। ठीक है, अंडर मार्लेमेंटो रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, 1909 में ये आया था। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि जहां मुस्लिम बाहुल्य समुदाय क्षेत्र है वहां से मुस्लिम कैंडिडेट को रिजर्व कर दीजिए, ताकि क्या हो, एक साइकोलॉजिकल क्या हो, एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रहा था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो 1892 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा 1892 में पहली बार भारतीयों को ब्रिटेन के संसद में बैठने का अधिकार मिला था। नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, ओनली यू हैव टू सिट देयर एंड लिसन केयरफुली। ठीक है, मतलब आप वहाँ बैठोगे और शांति से सुनोगे, बाकी कुछ अब सवाल जवाब नहीं कर सकते। 1892 में यह मिला किसको? तो दादा भाई नौरोजी साहब, जो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, वो गए थे। क्लियर, 1892 में। 1909 में क्या था? मार्लियामेंटो एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत ये हुआ, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। 1919 में क्या किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि प्रांतों में द्वैध शासन हो जाएगा। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में की गई। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 202 कह रहा है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, येलो स्टोन नेशनल पार्क जो दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यह अमेरिका में स्थित है। क्लियर, कहाँ है? तो अमेरिका में। ठीक, चलिए। और बाकी अगर बात करें भूटान की देख लीजिए, तो एक बार याद रखिएगा, भूटान से राष्ट्रीय उद्यान में इस परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि भूटान ही एक ऐसा देश है ना जहाँ कुल क्षेत्रफल लगभग 30% से ज़्यादा क्षेत्र इसका जो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। मतलब सोचिए किसी देश में 30% से ज़्यादा क्षेत्र उसके राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ठीक है, तो ये भूटान के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि 30% से अधिक क्षेत्र पूरे देश का सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान में हो, ऐसा देश कौन सा है? तो वो है भूटान। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वप्नों को याद रखने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायो सेक्शन। ठीक है, तो याद बताइए कि सपनों को याद रखने में कौन सी विटामिन मदद करता है? तो सपनों को याद रखने में विटामिन B6 मदद करता है। ठीक है, पायराडॉक्सिन जिसका नाम है, ये क्या करता है? ये सपनों को याद रखने में मदद करता है। क्लियर, ये आप बढ़ा कैसे सकते हैं? तो दूध मांस का सेवन करिए, आप बढ़ा सकते हैं। आपने सुना होगा कि मैं सपना देखता हूँ भूल जाता हूँ। ठीक है, तो वो आप B6 की कमी से जूझ रहे होते हो। क्लियर, B2 की कमी से क्या होता है? देखिए B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, और इसकी कमी से त्वचा फटने लगता है, होठ फटने लगते हैं। ठीक है, और आंखों की रोशनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर, अब इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है हरी सब्जी का सेवन करिए, बिल्कुल ये रिकवर हो जाएगा। B7 से क्या होता है? B7 से आपके बाल गिरने लगते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपके सर के बाल गिरने लगते हैं। क्लियर, ये कैसे आप दूर कर सकते हो? तो ये अंडा खाने से दूर कर सकते हो। B6 से मैंने बता ही दिया कि आप क्या करते हो, सपनों को याद रखने में मदद करता है। इसकी कमी से आपको सपने याद नहीं रहते हैं। B3 की कमी से क्या होता है? तो ये जो जिसके शरीर में B3 की कमी हो जाएगी, वो थोड़ी मंद बुद्धि का हो जाएगा। क्लियर, और वो पैरों में उसके जलन रहने लगेगा। तो ये B3 के लक्षण होते हैं। इसको कैसे दूर कर सकते हो? वही मांस और दूध खाने से। क्लियर, तो ये हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि आपको अगर सपने आपके याद रखने हो तो आप B6 का सेवन करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 204 क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की कितने प्रतिशत पर सीमित कर दी गई है? देखिए ये भी क्वेश्चन है कि भाई कितने मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, मंत्री तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कितने? तो ये लिमिटेशन कर दिया गया कि लोकसभा का 545 सीट है, तो उसका सिर्फ 15% यानी 15% क्या होगा? केंद्रीय मंत्री आप रख सकते हो। ठीक है, यानी कि आप अगर मान लीजिए 545 लोकसभा की सीट है, तो आप लगभग 81 से 82 तक क्या कर सकते हो? आप सदस्यों मतलब मंत्रियों की संख्या रख सकते हो।
ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 91वें संविधान संशोधन 2003 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 91 इन ईयर 2003। इसमें क्या किया गया? इसमें कर दिया गया कि केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कुल 15% पर सीमित कर दी गई। याद रहेगा? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, नॉट ओनली फॉर डिटेक्टिंग ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, मतलब सिर्फ डिटेक्ट नहीं करना है अर्थक्वेक को, बल्कि उसकी इंटेंसिटी नापनी है। तो एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ जो अर्थक्वेक नापता है वो रिएक्टर स्केल नापता है, जबकि डिटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक आया है कि नहीं आया है ये सिस्मोग्राफ बताता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिस्मोग्राफ कैन डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव ओनली। ठीक है, ये क्या करता है? सिस्मोग्राफ क्या करता है? ये सिर्फ बताता है कि आपके यहाँ अर्थक्वेक आया है कि नहीं आया है। ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करता है इस तरह से सिस्मिक वेव के फॉर्म में। बट वो हमको समझने में मदद करता है, और कैसे बताता है कि कितना हाईली कितना मैग्नीट्यूड का आया? तो वो बताता है इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड मेजर करता है रिएक्टर स्केल। क्लियर? तो जब भी कभी याद रखिएगा कि इंटेंसिटी पूछ दे या मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक पूछ दे तो आप रिएक्टर स्केल पे क्लिक करिएगा, जबकि सिर्फ अगर पूछे कि भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का यूज होता है तो सिस्मोग्राफ का। ठीक है, अंतर समझे आप? ठीक है। पॉलीग्राफ क्या है? पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट माना जाता है, यानी अगर आप झूठ बोलते हो तो पॉलीग्राफ से पकड़े जाओगे। लेक्टोमीटर क्या है? तो लेक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी दूध की शुद्धता की जांच करने हेतु लेक्टोमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नंबर 206 कह रहा है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन है उर्वरक, मांस, दुग्ध और अंडा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से। भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है वो उर्वरक से संबंधित है, जबकि मांस आपका लाल क्रांति से, दुग्ध आपका श्वेत क्रांति से, और अंडा आपका सिल्वर क्रांति यानी रजत क्रांति से। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा कि भूरी क्रांति किससे है? तो उर्वरक से। मांस और टमाटर दोनों लाल क्रांति के अंतर, ये है ना आपका लाल क्रांति, मांस और टमाटर दोनों। और दुग्ध जो है ये श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के अंतर्गत। अंडा जो है ये रजत उत्पादन के अंतर्गत आता है। वैसे हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए है। क्लियर? गोल क्रांति आलू के उत्पादन के लिए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित जनगणना के बाद भारत में सबसे कम दशकीय वृद्धि कब हुआ? देखिए नियमित जनगणना के बाद यानी जब नियमित जनगणना होने लगा, रेगुलर इंटरवल पे जनगणना होने लगा, तो इसके बाद सबसे कम दशकीय, अभी तक तो आपने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कब हुआ था, तो आप फट से बता दो सर 1961 से 1971 के बीच 24% के आसपास हुआ था, 25% के आसपास। अब मैंने पूछा कि सबसे कम दशकीय वृद्धि यानी पिछले 10 सालों में सबसे कम वृद्धि जनसंख्या में कब हुई? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1911 और 21 के बीच में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1911 और 21 के बीच में। इसमें पता है आपको जनसंख्या पहली बार नेगेटिव में गया था, यानी बढ़ने के बजाय जनसंख्या घटी थी। कितना घटी थी? -0.31 यानी -0.31% ये घटी थी। इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, यानी महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। क्लियर है? आप याद रखिएगा कि सबसे कम दशकीय वृद्धि जो हुआ था वो 1911 और 21 के बीच में हुआ था। ये नेगेटिव में हुआ था। ठीक है, मतलब जनसंख्या घटी थी, बढ़ी भी नहीं थी। क्लियर है? 1961 और 71 के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ा, लगभग 24.80% बढ़ा था। ठीक है, 2001 और 11 के बीच में कितना बढ़ा? तो 17.70% वृद्धि हुई थी। नियमित जनगणना के बाद भारत में सबसे कम दशकीय वृद्धि कब हुआ? तो 1911 से लेकर 21 के बीच में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ब्लैक हर्ट किस फसल में लगने वाली बीमारी है? देखिए ब्लैक हर्ट, ठीक है, काला दिल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक्चुअली ब्लैक हर्ट जो है ना वो आपके आलू से संबंधित है। कभी आपने आलू काटा होगा तो देखा होगा कुछ ऐसे उसमें काला सा दिखता है, इसी को हम ब्लैक हर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम ब्लैक हर्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। एक और बीमारी है ब्लैक से संबंधित, वो है आपका ब्लैक रस्ट।
ठीक है, वो है आपका ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट किससे संबंधित है? ब्लैक रस्ट ये आपके गेहूं के पत्ते जो स्टेम होते हैं ना, ये देखिए ऐसे ऐसे काले 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 लग के वो पूरे गेहूं का पूरा पौधा खराब हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट। जबकि ब्लैक हर्ट किसको था? वो था आलू से रिलेटेड, ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लैक रस्ट आपका संबंधित है गेहूं से, जबकि ब्लैक हर्ट संबंधित है आलू से। चना में कौन सा रोग होता है? तो चना में उकठा रोग होता है, पूछा जाता है उकठा रोग किस फसल में होता है? तो ये होता है चना में। चना के वो दाने होते हैं ना, अंदर से ऐसे खाली हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, वही होता है उकठा, ठीक है। मक्का में क्या होता है? तो मक्का में सफेद कली होती है, ठीक है। ये सफेद कली क्या होता है? जो मक्का होता है ना, उसके सबसे टिप पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे क्या होता है? टॉप पॉइंट पे आपका एक सफेद सा बन जाता है, वो जिंक की कमी से होता है, उसी को सफेद कली बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो 209 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण देखिए सन 2000 में 3 स्टेट बने थे। सन 2000 में 3 स्टेट बने, नए स्टेट हमारे बने थे। तो याद रखिएगा उसका क्रम जरूर पूछा जाता है कि पहले कौन बना, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले बना था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के बना उत्तराखंड, बिहार राज्य से कट के झारखंड बना और मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना। क्लियर? छत्तीसगढ़ कब है? तो 1 नवंबर 2000 को इसका मतलब स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस, झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को। क्लियर? और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना बनाया गया नया राज्य के रूप में, 29वां राज्य जो बना था। क्लियर? तो चलिए ये हो गया आपका 209 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी नदी है कौन सी? कर्क रेखा के लिए माही नदी, अपनी भारत की माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जबकि भूमध्य रेखा को काटने वाली है जायरे नदी और मकर रेखा को काटने वाली है लिम्पोपो नदी। क्लियर? ये दोनों नदियां कहाँ हैं? तो ये दोनों अफ्रीका में हैं। अब बात करें कि कर्क रेखा हमारे भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर? आपको पता ही होगा। तो लिम्पोपो, मैंने बोला लिम्पोपो याद रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटती है। मतलब जैसे ये रेखा है ना, ये ऐसे सीधे नदी जा रही है और यहाँ पे सॉरी ये सीधा मतलब मान लीजिए मकर रेखा या कर्क रेखा जा रहा है और नदी एक बार ऐसे ऊपर जाती है और फिर एक बार ऐसे नीचे आती है फ्लो में। तो ये हम लोग कहते हैं कि एक बार यहाँ कट किया और एक बार यहाँ कट किया, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कर्क रेखा माही नदी जो है वो 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो मकर रेखा को, जायरे भूमध्य रेखा को। क्लियर? और नील नदी आपका विक्टोरिया से निकल के डायरेक्ट चली जाती है भाई मेडिटेरेनियन में, भूमध्य सागर में मिल जाती है। क्लियर? चलिए तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ। आज बहुत बेहतरीन दिन है वैसे, ठीक है। तो आप देखते रहिए, आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह में। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता तो हमें प्लीज़ बताइए कमेंट करके। अपना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर छोड़िए ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आपकी राय क्या है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए सुजीत सिंह, जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, कीप सपोर्ट अस, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।